नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम HTET PRT 2020 में आए हुए मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसमें भी हम सबसे पहले जो 10 क्वेश्चन रीजनिंग के साथ मिक्स हो के आते हैं उनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो प्रॉपर 30 क्वेश्चंस मैथ्स के आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से लेके क्वेश्चन नंबर 120 तक, फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 61 में हमें दिया हुआ है कि 9 सही 67/121 का वर्गमूल क्या है। तो तरीका है हमारे पास वर्गमूल निकालने का कि हम ये करेंगे 9 इंटू 121 और प्लस में 67 और फिर जो भी हमारा ये इधर इसको सोल्व करके आएगा फिर हम उसका रूट करेंगे तो उससे हमारा आंसर आएगा। और एक तरीका हमारा है इसको पूरा सोल्व ना करके तो ये यूनिट डिजिट है इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितनी है यूनिट डिजिट 1, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 7 है। तो 9 इंटू 1 तो 9 होगा और प्लस में 7 तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में 6 आएगा और 6 अभी ऑप्शन में अगर हम देखें तो किसका स्क्वायर करने के बाद आएगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 को देखूं तो यहाँ पे अगर मैं 8 का स्क्वायर करूं तो लास्ट में जो यूनिट डिजिट होगी वो आएगी 8 8 64 4, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर मैं अपने ऑप्शन नंबर 2 को देखूं, ऐसे ही 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 09, तो लास्ट में यूनिट डिजिट आएगी 9, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं ऑप्शन नंबर 3 को देखूं तो यहाँ पे 0 है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट लास्ट में 0 आएगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये एक ही ऑप्शन बचा है और यही हमारा आंसर होगा। अगर हमें अपना आंसर चेक करना हो तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो लास्ट में जो यूनिट डिजिट आएगी वो आएगी 6 और हर एक के अपॉन में 11 है, तो वो तो देखना ही नहीं था क्योंकि 121 का जो रूट होता है वो होता है 11। तो इससे हमने डायरेक्ट अपना आंसर निकाल लिया, नहीं तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते थे। इसको सॉल्व करके फिर इसका रूट करेंगे तो उससे भी फिर यही वाला आंसर आएगा हमारा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 में हमें दिया हुआ है कि 44 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर में 11x और इंटू में x माइनस 8 का भाग दीजिए। इसको भाग करने के लिए हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो ये क्या हो जाएगा 44 एक्स स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से एक एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस, तो ये बचेगा 5x और माइनस 24 और इसको हमें भाग करना है, अपॉन में लिख लेते हैं 11x और इनटू में x माइनस 8। अगर हम इसको सॉल्व करें 11 से इसको कट करेंगे तो 4 आएगा, x से इसको कट करेंगे तो a स्क्वायर, एक x कट हो जाएगा तो इधर बचेगा 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24। अभी जो ये इतनी टर्म है इसके हम फैक्टर करेंगे तो इसमें से ये कुछ कट होगा और लास्ट में जो ये आंसर आए हैं इनमें से हमारा कोई एक आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो है ये, और अगर इसको हमें डायरेक्ट सोल्व करना हो तो हम इधर ऐसा करते हैं, x की जो वैल्यू है वो 1 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ तो ये मेरा क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 44 और इंटू 1 की पावर 4 1 माइनस ये 5 आ जाएगा इधर और माइनस ये आएगा 24 और इसको हमें डिवाइड करना है तो अपॉन में इसके आ जाएगा 11x और x की वैल्यू है 1 और इंटू में ये आ जाएगा 1 माइनस 8। अभी इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये आएगा 44 और इंटू, अभी इसको सॉल्व करें तो 24 और 5 29 माइनस का और एक प्लस का, तो ये आएगा माइनस 28 और इसके अपॉन में आ जाएगा 11 इंटू ये 1 माइनस 8 ये है माइनस 7। अभी इसको डिवाइड कर देते हैं, 11 से इसको कट करेंगे तो इधर 4 आ जाएगा और ये माइनस से माइनस कट हो जाएगी, 7 से इसको कट करेंगे तो इधर आएगा 4, ये 16 क्या आ जाएगा 4 चौक 16। तो अभी ऑप्शन में हम x की वैल्यू 1 रख देते हैं और जिस भी ऑप्शन में 1 रखने पे 16 आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 को देखूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 8, तो इसका आंसर आएगा माइनस
28, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 में रखूं तो ये आएगा 4 इंटू 9, तो ये 36 आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर 3 में 1 रख देता हूं तो ये हो जाएगा 4 इंटू, ये होगा 1 माइनस 3, तो -2, तो ये आएगा -8, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर इसको हमें चेक करना हो तो इसमें x की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 3 4, तो ये 16 आएगा और हमें 16 ही चाहिए था। तो इससे हमने डायरेक्ट पता कर लिया कि हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 में हमें दिया हुआ है कि यदि 11 मीटर कपड़ा 100 रुपए में खरीदा गया तथा 10 मीटर रुपए 110 की दर से बेचा तो लाभ प्रतिशत है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कपड़ा और यहाँ पे हमारे आ जाएंगे रुपए। तो अभी हम कपड़ा देखें तो 11 मीटर था और कितने रुपए का था, 100 रुपए का। और अब उसके बाद क्या हुआ, 10 मीटर जो कपड़ा है वो 110 की दर से बेच दिया। तो यहाँ पे हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई 10 के साथ, तो ये आ जाएगा 1000 और इधर क्या आएगा 11 इंटू 110, तो 11 कितना होता है 121 और 10, मतलब जो 1000 रुपए हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस है और 1210 जो रुपए हैं वो हमारा सेलिंग प्राइस है। अभी 1000 रुपए की चीज 1210 में बेच दी तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 210 रुपए का। और कितने पे, 1000 पे। और परसेंटेज में हमें निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 3 0 से ये 3 0 कट हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 21%। और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 में हमें दिया हुआ है कि रुपए 12,000 पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है अर्धवार्षिक। तो सबसे पहले तो हमें अपने टाइम को और रेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा अर्धवार्षिक के हिसाब से। तो अर्धवार्षिक ये दिया हुआ है तो टाइम हमारा डबल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें टाइम मिलेगा 1.5 का डबल 3 वर्ष। अभी जो रेट हमें दी हुई है उसका हमें हाफ करना है, क्योंकि अर्धवार्षिक के हिसाब से रेट हाफ हो जाएगी, तो रेट हमारी हो जाएगी 10 का हाफ 5%। तो अभी हमें बताना है चक्रवृद्धि ब्याज की गणना, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे हमारा है 12,000 रुपए, तो ये कितना हो गया, अभी टाइम 3 वर्ष है, रेट 5% है, तो हमारा 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है 3A प्लस 3B और प्लस में C। यहाँ पे A जो है वो P का R% है और जो B है वो A का R% है और C जो है वो B का R% है। तो इससे हमारा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा और इसको हम अपने प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो वो हमारी राशि आ जाएगी जो हमें चुकानी है और वही हमारा आंसर भी होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो रेट 5% है तो 12,000 का 5%, ये हो जाएगा 600 रुपए। तो A = 600। ऐसे ही अगर मैं B निकालूं तो B इधर से हो जाएगा 6 पंजे 30 और ऐसे ही अगर C निकालूं तो ये हो जाएगा 30 पंजे 150, तो 1.5। अभी इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी 3 से और इसको 1 से, तो ये आ जाएगा 1800 रुपए और ये आ जाएगा 90 और ये आएगा 1.5। अगर इन सब को अभी ऐड कर लें तो 1800 प्लस 90, 1890 और 1.5 इसमें और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1891 और पॉइंट में 5। अभी हमें इसमें 12,000 रुपए को और ऐड करना है, तो 12,000 इसमें अगर ऐड करें तो ये हमारा आ जाएगा 13,891 रुपए और 50 पैसे। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 में हमें दिया हुआ है कि एक भवन में 24 बेलनाकार खंबे हैं, प्रत्येक खंबे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर है। रुपए 25 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सभी खंभों के वक्राकार पृष्ठों पर रंग करने की कुल लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इधर हम जो एक खंबे का लेटरल सरफेस एरिया है वो निकालेंगे और एक खंबे का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πRH। अभी R की वैल्यू हमें दी हुई है 28 सेंटीमीटर और जो H की वैल्यू है वो है हमारी 4 मीटर
और जो आंसर हमें निकालना है वो प्रति मीटर स्क्वायर को देखते हुए निकालना है। तो इधर हम जो ये सेंटीमीटर दिया हुआ है इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 22/7 और इंटू में आर है 28 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 28/100, तो ये मीटर में आ गया अभी, और इंटू में एच की वैल्यू है 4 मीटर, तो 4 लिख लेते हैं इधर। तो अभी हमें खंबे कितने दिए हुए हैं 24, क्योंकि ये एक खंबे का एरिया आया है। अगर इसको हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 24 खंभों का एरिया आ जाएगा, और जो ये हमारा एरिया आएगा ये मीटर स्क्वायर में होगा, और 1 मीटर स्क्वायर को रंग करने की जो लागत है वो 25 रुपए है। तो इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए अभी इसको सोल्व कर लेते हैं। 25 चौक 100, तो 100 से 100 कट हो जाएगा। अभी 7 से इसको कट करें तो ये आएगा 7 चौक 28। अभी इसको अगर सोल्व करें तो ये आ जाएगा 22 दूनी 44 और इंटू ये 24 चौक 96, तो 96। अभी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 96 की 44 के साथ, तो 4 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 6 24, 2 हासिल, तो 4 9 36 और 2 38, तो ये फिर से सेम आ जाएगा। तो 3 8 4, अभी इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 4, 8 और 4 12, 2 1 हासिल, तो 8 और 3 11 और 1 12, इधर आएगा 2 और 1 हासिल इधर, तो 3 और 1 4, तो ये हमारा आया है 4224 रुपए। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 में हमें दिया हुआ है कि एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/4 7 से 3 अधिक है। तो संख्या मान लेते हैं x, और उसका 1/4 हमें करना है, और ये कितना है, ये है 7 से 3 अधिक, मतलब 7 + 3। अभी इसको अगर सोल्व करें तो x/4 = 10, तो इधर से x की वैल्यू अगर निकालें तो ये इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू इधर से आ जाएगी 40, और यही हमें निकालनी थी, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 1। तो चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 में हमें दिया हुआ है कि 5 मीटर चौड़ी 2 समकोणिक सड़कें 70 मीटर लंबे तथा 45 मीटर चौड़े आयताकार उद्यान के केंद्र से गुजरती हैं तथा उद्यान की दीवारों के समानांतर हैं। ₹100 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सड़कें बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम जो उद्यान है उसकी फिगर बना लेते हैं। वो हमारा आयताकार उद्यान है, तो ये हम इधर एक आयत बना लेते हैं सबसे पहले, और उसकी लंबाई हमें दी हुई है 70 मीटर और जो चौड़ाई है वो हमें दी हुई है 45 मीटर, और इसकी दीवारों के समानांतर 2 सड़कें हैं। एक सड़क तो है ये ऐसे करके, और इस सड़क की जो चौड़ाई है वो है 5 मीटर, और जो दूसरी सड़क है वो चौड़ाई के समानांतर है, इसकी भी जो ब्रेड्थ है वो 5 मीटर है। अभी हमें बताना है ₹100 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सड़कें बनाने की लागत। तो इधर हम सबसे पहले जो ये सड़क है इनका एरिया निकालेंगे। तो ये जो लंबाई की पैरेलल सड़क है इसका एरिया अगर हम देखें तो इसकी लेंथ हो जाएगी इस सड़क की 70 और चौड़ाई है 5, तो इंटू में 5 और प्लस, और अभी जो ये चौड़ाई के समानांतर सड़क है इसकी लंबाई हो जाएगी 45 और इंटू में चौड़ाई है 5। तो ये 2 सड़कों का क्षेत्रफल आया। लेकिन अभी क्या दिक्कत हुई इसमें, जो ये वाला एरिया था ये बीच का, ये डबल काउंट हो गया, क्योंकि जो लंबाई के समानांतर सड़क है ये इसमें भी आ गया और जो ये चौड़ाई के समानांतर सड़क है इसमें भी आ गया। तो मतलब एक बार इसको माइनस कर देंगे तो माइनस में ये हो जाएगा 5 × 5, क्योंकि ये बीच में है एक वर्ग, तो ये 5 × 5 भुजाओं का एक वर्ग है, तो इसमें से ये एरिया माइनस कर देंगे। तो चलिए अभी इसको सोल्व करते हैं। तो ये आएगा 350 और प्लस में 5 5 25, 5 5 चौक 20 और 2 22, और माइनस का 25। अभी इधर से ये आएगा 350 और प्लस में 225 माइनस 25, तो ये होगा 200। तो इसका एरिया टोटल आ जाएगा 3 और 2 5, 550, और ये आएगा मीटर स्क्वायर में। और 1 मीटर स्क्वायर सड़क बनाने की जो लागत है वो है 100 रुपए। तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 55,000 रुपए। मतलब जो सड़कें हैं उनको बनाने का खर्चा आ जाएगा 55,000 रुपए। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 में हमें दिया हुआ है कि एक मानचित्र में पैमाना 1:3 करोड़ दिया है। मानचित्र में 2 शहर 4 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। उनके मध्य वास्तविक दूरी
ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो ये 1 है इसकी वैल्यू है 3 करोड़ के इक्वल, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू ये 3 करोड़ ऐसे का ऐसे लिख लेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू में ये कितनी जीरो है, तो ये 2 तो 4 और 3 7 जीरो है, तो 10 की पावर हो जाएगी 7। तो ये किस में आएगा? ये आएगा सेंटीमीटर में, और जो हमें आंसर दिया हुआ है वो किलोमीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 10 की पावर 7 और अपॉन में 10 का स्क्वायर, तो ये मीटर में आ जाएगा। अभी इसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 10 की पावर 7 और अपॉन में 10 का स्क्वायर और इंटू में 10 की पावर 3। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा 12 इंटू नीचे पावर है 3 + 2 5, तो ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो 7 - 5 तो ये आएगा 10 की पावर 2 और ये हमारा आ जाएगा किलोमीटर में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 में हमें दिया हुआ है कि एक विद्यालय टीम ने गत वर्ष में 4 जीते खेल के मुकाबलों में इस वर्ष 6 खेल जीते, प्रतिशत वृद्धि क्या है? मतलब पिछले साल कोई एक टीम थी विद्यालय की, उसने 4 गेम जीते थे और इस साल उसने 6 गेम जीत लिए। तो उसने पूछा है कि जो जीत का प्रतिशत है वो कितना बढ़ गया, मतलब 4 से 6 हो गया तो कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। कितने पे? 4 पे। और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू में 100 कर देते हैं, तो 2 से इसको अगर कट करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 से ये 50 पे कट होगा, तो ये हमारा आ जाएगा 50% और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 हमारा सिंप्लीफिकेशन से है। ये हमें एक व्यंजक दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू बतानी है। तो इधर हम सबसे पहले ये जो छोटी ब्रैकेट दी हुई है इसके अंदर जो भी टर्म है इनको सॉल्व करेंगे और उसमें भी हम सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 + 6 अपॉन में 12, तो इसको अगर कट करेंगे तो ये आएगा 1/2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12 और 1 13, तो 13 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो इसकी जगह लिख लेते हैं 13 अपॉन में 2। अभी देखेंगे इधर बाहर क्या है, डिवाइड का सिंबल है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई का बनाएंगे तो जो ये 13 अपॉन में 2 है इसको हम पलट देंगे तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ से लेके अगर यहाँ तक आप सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 6 + 6 इंटू 2 अपॉन में 13। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा 6 + 12 अपॉन में 13, तो 13 × 6 = 78, 78 और 2 80 और 10 90, तो ये आएगा 90/13। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सॉल्व करके ये आया है 90/13। अभी ये इधर ये बच गया, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 + 6, इधर डिवाइड था तो इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये हो जाएगा 13 अपॉन में 90, तो 6 से इसको कट करेंगे तो ये आएगा 15। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो 15 × 6 = 90 और 13, तो ये हो जाएगा 103 और बटे में 15। अभी बाहर क्या बच गया? ये बच गया 6 और यहाँ पे है डिवाइड, तो ये आ जाएगा 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और अपॉन में 103। अभी इसको अगर सॉल्व करें तो 15 × 6 = 90 और अपॉन में ये आएगा 103। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए जो रीजनिंग के साथ हमारे 10 क्वेश्चंस मिक्स होके आते हैं उनको समाप्त करते हैं और बढ़ते हैं अपने 30 क्वेश्चंस की तरफ, जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 91 से लेके क्वेश्चन नंबर 120 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 91 से। क्वेश्चन नंबर 91 में हमें दिया हुआ है कि एक वर्गाकार मैदान 50 मीटर लंबाई का है, इसके अंदर चारों ओर 6 मीटर का मार्ग बना हुआ है। मार्ग पर 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से लाल मिट्टी डलवाने का व्यय क्या होगा? तो इधर हम एक वर्ग बना लेते हैं सबसे पहले तो, और जो वर्ग की भुजा हमें दी हुई है वो हमें दी हुई है 50 मीटर, और वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी 50 मीटर होगी और ये भी 50 मीटर और ये भी 50 मीटर। अभी उसने बताया है कि इसके अंदर 6 मीटर का एक मार्ग बना हुआ है, तो यहाँ पे हम एक मार्ग बना देते हैं इसके चारों ओर, और उसकी चौड़ाई है 6 मीटर। मतलब जो ये चौड़ाई है ये 6 मीटर है और ये इधर भी 6 मीटर है। यहाँ से इसको देखें तो ये भी 6 मीटर और ये भी 6 मीटर। अभी हमें जो ये मार्ग दिया हुआ है इसका हम
एरिया निकालेंगे। और इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम जो बड़ा वर्ग है उस पूरे वर्ग का एरिया निकालेंगे, तो वो हो जाएगा 50 का स्क्वायर, और उसमें से हम माइनस करेंगे अंदर जो ये एक वर्ग बन गया अभी ये वाला वर्ग, इसकी भुजा निकालेंगे। तो यहाँ पे ये लेंथ कितनी है, 6 मीटर है, और इधर भी 6 मीटर है, और बाहर जो ये पूरी लेंथ थी ये 50 थी। तो इसमें से अगर हम 6 + 6 12 माइनस करें तो ये वाली भुजा आ जाएगी 38, और ये भी 38 होगी, ये भी 38 और ये भी 38। मतलब अभी ये 38 जो एक भुजा है इसका एक स्क्वायर बन गया इसके अंदर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 38 का स्क्वायर। तो अभी इसको अगर सोल्व करें तो ये हमारा जो रास्ता है इसका एरिया आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये होगा a प्लस बी और इनटू में a माइनस बी। तो इसको अभी सोल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर प्लस करें तो ये आ जाएगा 88, और इनटू में इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 12। अभी जो ये आया है ये हमारा रास्ते का एरिया आया है, और हमें दिया हुआ है कि मार्ग पर 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से लाल मिट्टी डलवाने का व्यय क्या होगा। इसको हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा व्यय आ जाएगा। अभी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई होके ये आएगा 88 और इनटू में 36 और इनटू में 10। तो 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 को, तो ये आ जाएगा 8 6 48, 8 4 असील, 8 3 24 और 4 28। अभी 8 से फिर करेंगे तो ये सेम ही आएगा, तो इसको लिखेंगे 288। अभी इसको ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 8 8 और 8 16, 6 1 असील, 8 और 2 10 और 1 11, 1 2 और 1 3, और यहाँ पे 10 था तो 1 0 इधर लगा देते हैं। तो इसको सोल्व करके ये आया है 31,680 रुपए, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 में हमें दिया हुआ है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो उसकी जो भुजा है उसको हम 100 मान लेते हैं, तो 20% की वृद्धि करेंगे तो भुजा कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 120। अभी इसका अगर रेशियो निकालें तो 0 से 0 कट होगी, तो 2 से इसको कट करेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 6 12। अभी हमें बताना है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, और जो एरिया होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। अभी ये जो आया हमारा ये एरिया का रेशियो आया है, तो पहले एरिया कितना था 25, बाद में भुजा को बढ़ाया 20%, तो एरिया हो गया 36। तो कितना बढ़ गया, तो ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11, और कितने पे बढ़ा है ये 25 पे, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौक 100, तो ये आ जाएगा 11 चौक 44%, और ये हमारा ऑप्शन नंबर होगा 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 में हमसे पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या होती है जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होंगे। एक तो गुणनखंड संख्या 1 होगी, और एक जो संख्या अभाज्य है वही गुणनखंड होगी, मतलब संख्या स्वयं। तो इधर अगर ऑप्शन देखें तो 0 तो एक सम संख्या होती है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम 1 को देखें तो इसका केवल एक ही गुणनखंड होगा, तो ये जो 1 है ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और फिर हम ऑप्शन नंबर अगर 3 को देखें तो इसमें हमें 2 दिया हुआ है। अगर इसके हम गुणनखंड देखें तो इसका एक तो गुणनखंड होगा 1, और एक गुणनखंड ये संख्या स्वयं हो जाएगी, तो ये आएगा 2। तो इस संख्या के 2 गुणनखंड हो गए, मतलब जो ये कंडीशन थी अभाज्य संख्या की वो सेटिस्फाई होगी, और ये हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और हमें बताना था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 में हमें दिया हुआ कि 6 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं में से यदि पहली 3 प्राकृत संख्याओं का योग 36 है तो अंतिम 3 संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पे हम 6 निशान लगा लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। तो अभी हम देखेंगे जो हमारी संख्याएं होंगी वो क्या क्या होंगी, वो हमें पहले निकालना है। तो सबसे पहले ये लाइन देख लेते हैं, पहली 3 प्राकृत संख्याओं का योग
36 है, तो पहली जो 3 संख्याएं हैं उनका योग है 36। मतलब यहां से लेके यहां तक जो ये 3 संख्याएं हैं इनका योग 36 दिया हुआ है। अगर इसका हम एवरेज निकालें तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगा 12। तो ये जो बीच वाली संख्या है ये 12 हो जाएगी, और ये लगातार आने वाली संख्याएं हैं, तो इससे पहले वाली संख्या 11 आएगी और इसके बाद आएगी 13। अगर हम इन तीनों संख्याओं को ऐड करें तो ये 36 आएगा। अभी जो ये नेक्स्ट 3 संख्याएं हैं ये हो जाएंगी 14, 15 और 16, क्योंकि 6 जो हैं वो संख्याएं लगातार हैं। और अभी हमें बताना है अंतिम 3 संख्याओं का योग क्या होगा। इन 3 संख्याओं का योग बताना है, तो इनका एवरेज है 15 और ये 3 संख्याएं हैं तो इनटू में 3 कर देते हैं, तो 15 तिया 45, ये हमारा आंसर होगा। और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 हमारा थ्योरी से है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है निम्न में से कौन सी अधिगमकर्ता के सामयिक ज्ञान के परीक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संकलनात्मक। और अगर इंग्लिश में देखें तो ये दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू असेस अ लर्नर्स करंट नॉलेज, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा समेटिव, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 में हमें दिया हुआ है कि यदि 125 की पावर x इक्वल टू 3125 हो तो x का मान है, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये 125 क्या है, 5 का क्यूब है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3x इक्वल टू जो ये 3125 दिया हुआ है, इसको अगर 5 की पावर में लिखे तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5। अभी इधर आधार सेम है तो इनकी पावर भी सेम हो जाएंगी, तो 3x इज इक्वल टू 5। यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो ये आएगा 5/3, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 में हमें दिया हुआ कि 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का एलसीएम क्या है। तो जैसे भिन्न दी हुई है इनका एलसीएम हमें निकालना हो, ऊपर जो ये अंश हमें दिया हुआ है इसका हम एलसीएम निकालेंगे, और नीचे जो ये हमें हर दिया हुआ है इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो अभी ऊपर वालियों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ऊपर जो ये 4 संख्याएं हमें दी हुई है 2, 3, 4 और 9, इसका एलसीएम हो जाएगा 36। जैसे अगर इनका एलसीएम निकालें तो 9 के टुकड़े करेंगे 3 × 3, अभी 4 बच गया, तो 4 इसमें है ही नहीं कहीं पे, तो इसको लिखेंगे 2 × 2। अभी 3 आया तो 3 इधर पहले ही है, और 2 बच गया तो 2 इधर पहले ही है, तो इनकी मल्टीप्लाई 9 और इनकी मल्टीप्लाई 4, तो 9 × 4 यह है 36, और अपॉन में अभी 3, 5, 7 और 13 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो इनमें क्या कॉमन है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, बस इसमें एक 1 कॉमन है, तो अपॉन में हो जाएगा 1, और अपॉन में 1 की कोई वैल्यू होती नहीं, तो ये इक्वल आ जाएगा 36 के, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 फिर हमारा थ्योरी से है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन या विकल्प गलत है। तो सबसे पहले ऑप्शन अगर हम 1 देखें, मूल्यांकन प्रभावी पाठ्यक्रम निर्माण करने में मदद करता है, तो ये सही बात है, तो ये हमारा ठीक ऑप्शन है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि उसने गलत पूछा है। अगर ऑप्शन नंबर 2 देखें, मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है, ये बात भी हमारी ठीक है। और ऑप्शन नंबर 3 देखें, मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बौद्धिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, ये बात भी हमारी ठीक है। तो अभी जो ये ऑप्शन नंबर 4 बच गया, इसको अगर देखें तो मूल्यांकन की प्रक्रिया केवल विषय वस्तु पर केंद्रित होती है, जो ये ऑप्शन है ये गलत है, और उसने हमसे पूछा है कि कौन सा कथन या विकल्प गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 में हमें दिया हुआ है कि 14 विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का औसत 71 था, तो इधर लिख लेते हैं जो 14 स्टूडेंट हैं उनका एवरेज है 71, परंतु जांच करने पर पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 की बजाय 42 और दूसरे के 32 की जगह 74 दर्ज हो गए। सही औसत है, मतलब हमें जो सही संख्याएं लेनी थी वो लेनी थी 56 और 32, तो इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और 2 8 और 5 और 3 8, और हमने ले क्या लिया, हमने ले लिया 42 और 74। अगर हम इनको ऐड करें तो 4 और 2
6, 7 और 4 11। हमें लेना था 88, लेकिन गलती से हमने 116 ले लिया। तो कितना ज्यादा ले लिया, तो 116 में से 88 को माइनस करेंगे तो 16 में से 8 गया 8 और 10 में से 8 गया 2, मतलब 28 जो है वो हमने ज्यादा ले लिया। अभी हमें 28 कम करना पड़ेगा, और कितनी संख्याओं पे कम करना पड़ेगा, 14 संख्याओं पे कम करना पड़ेगा। तो एक संख्या में से कितना कम हो जाएगा, तो एक संख्या में से 2 कम हो जाएगा, क्योंकि 28 को हम 14 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो स्टार्टिंग में हमारा एवरेज था 71, तो इसमें से अगर 2 माइनस कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा 69, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 में हमें दिया हुआ है कि एक हौज 15 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा एवं 3 मीटर गहरा है। मतलब हौज की हमें लंबाई दी हुई है 15 मीटर और चौड़ाई हमें दी हुई है 10 मीटर, और जो गहराई है वो हमें दी हुई है 3 मीटर। उसकी चारों दीवारों व पेंदे की मरम्मत करने का व्यय 24 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या होगा। तो सबसे पहले जो उसकी चारों तरफ की दीवार है उनका एरिया निकालेंगे, और उसमें हम ऐड करेंगे जो उसका बेस है उसका एरिया। तो सबसे पहले हम 4 दीवारों का एरिया निकाल लेते हैं। तो 4 दीवारों का एरिया हो जाएगा आधार का परिमाप, आधार का परिमाप होगा 2 इंटू एल प्लस बी, और इंटू में ऊंचाई, तो ऊंचाई यहाँ पे है 3। तो ये 4 दीवारों का एरिया आ जाएगा, और प्लस में जो आधार है उसका एरिया निकालना होगा, तो वो करेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल और बी आ जाएगा। तो इसको अगर सोल्व करें तो ये आएगा 2 इंटू ये एल प्लस बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, और इंटू में 3 और प्लस में 15 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 15 और इंटू में 10। अभी इसको अगर सोल्व करें तो 25 दूनी 50 और इंटू में 3, तो यह आएगा 150, और प्लस में इसको सोल्व करेंगे तो ये भी 150। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 300, और उसको मरम्मत करने का जो व्यय है वो है 24 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो ये हमारा वर्ग मीटर में आया है, तो इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 तिया 72 और 2 जीरो, ये हमारा आ जाएगा 7200 रुपए, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101 में मैं दिया हुआ कि एक फल विक्रेता ने 750 रुपए की दर से 2 पेटी आम बेचे। उनमें से एक पेटी पर 25% लाभ व दूसरी पर 25% हानि हुई। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो ना कि जहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है 2 वस्तुओं का, और एक वस्तु पे लाभ होता है और एक पे हानि होती है, और वो जो लाभ और हानि का परसेंटेज दिया हुआ हो वो सेम हो, तो उस केस में हमेशा हमें हानि होगी। और वो हानि कितनी होगी, वो हानि होगी -x² और अपॉन में 100। तो माइनस का इधर मतलब है कि जो हमें हुई है वो हानि हुई है। तो अभी इधर x क्या है, वो है 25%, तो इसमें ये 25% रख देते हैं। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, और अपॉन में 100, यहाँ पे माइनस था तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 6.25%। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102 में हमें दिया हुआ है कि यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4 हो तो x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा। तो इधर जो ये वैल्यू हमें दी हुई है इसका हम क्यूब कर देते हैं, क्योंकि हमें आंसर क्यूब में चाहिए। तो इसका अगर क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा x³ माइनस 1/x³ और माइनस 3 इंटू x और इंटू में 1/x और इंटू में आ जाएगा x माइनस 1/x, और ये 4 था इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 64। अभी x से x कट होगा, इसमें अभी इसकी वैल्यू अगर रख दें तो ये आएगा x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 4, तो इंटू में 4 और इक्वल टू 64। अभी इधर से हम x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके इस तरफ लेके जाएंगे तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा आएगा 64 और प्लस में 12। अभी इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये आ जाएगा 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो ये हमारा है 76, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 103 फिर हमारा थ्योरी से है, तो इसमें हमसे पूछा है कि गणित की प्रकृति क्या है। तो इधर हम देखें अमूर्त, अतार्किक, अविशिष्ट, अव्यवस्थित। अगर इंग्लिश में देखें तो एब्स्ट्रैक्ट, इलॉजिकल, नॉन स्पेसिफिक, अनअरेंज्ड। तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104 में हमें दिया हुआ है कि किसी घड़ी के मिनट की सुई को 3 π/2 रेडियन कोण की रचना करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे हमें जो कोण दिया हुआ है वो है 3 π/2 और हमें पता है जो π/2 होता है वो होता है 90 डिग्री। तो ये एंगल अगर डिग्री में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 3 × 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा 270 डिग्री। और अभी जो ये हमारा घड़ी का डायल होता है इसका जो ये पूरा कोण होता है, मतलब यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा होता है 360 डिग्री। और जो मिनट की सुई होती है वो 1 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं। तो 60 मिनट में वो जो एंगल बनाएगी वो होगा 360 डिग्री। तो हमें बनाना है 270 डिग्री। तो ये कितने टाइम में बनेगा? तो ये देख लेते हैं। मतलब 360 डिग्री जो एंगल है वो मिनट की सुई ने बनाया है 60 मिनट में। तो 270 डिग्री कम टाइम में बनाएगी। तो कम के लिए कम से मल्टीप्लाई और ज्यादा से डिवाइड। अभी इसको अगर सोल्व करें तो 0 से 0 कट होगी, तो 9 चौक 36 और 9 तिया 27। 4 से इसको कट करें तो ये 15 आएगा और 15 × 3 तो ये आ जाएगा 45। ये आएगा मिनट में। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105 में हमें दिया हुआ है यदि 3x - y = 81 तथा 5x + y = 625 हो तो x, y का मान क्या होगा। तो इधर हम इसको 3 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं 81 को। तो ये हमारा हो जाएगा 3x - y = 3 की पावर 4। अभी इसको अगर कंपेयर करें क्योंकि इधर बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएंगी। तो x - y = 4। एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास। अभी अगर इसमें देखें तो इसको हम लिखेंगे 5 की पावर x + y = इस 625 को भी हम 5 की पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 5 की पावर 4। तो यहाँ से x + y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4 के इक्वल। तो ये इक्वेशन आई है हमारी 2। अभी अगर हम देखें तो x - y भी 4 के इक्वल है और x + y भी 4 के इक्वल है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है कि जो ये y है इसकी वैल्यू 0 हो, क्योंकि यहाँ पे 0 रखेंगे तो x 4 आएगा, यहाँ पे भी 0 रखेंगे तो x 4 आएगा। अभी इधर से अगर देखें तो x की वैल्यू हमारी आई है 4 और जो y की वैल्यू आई है वो हमारी आई है 0। और ये कौन से ऑप्शन में है? ये हमारे 4th ऑप्शन में है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106 में हमें दिया हुआ है यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या है। तो जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है वो होती है √3/2 और इंटू में a। और a यहाँ पे क्या है? ये है साइड और साइड हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर। a की वैल्यू 6 रख देते हैं इसमें, तो हमारी हाइट आ जाएगी। तो h = √3/2 और इंटू में 6। 2 से इसको कट करेंगे तो 3। h की वैल्यू इधर से आ जाएगी 3√3 और ये ऑप्शन नंबर है हमारा 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 107 में हमें दिया हुआ है यदि किसी त्रिभुज में AB = AC तथा एंगल B एंगल A का 2 गुना है तो एंगल C का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इधर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं और उस ट्राइंगल में हम एंगल A इधर ले लेते हैं और एंगल B इधर ले लेते हैं और एंगल C इधर ले लेते हैं। अभी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AB = AC। तो ये भुजा इस भुजा की इक्वल दी हुई है तो इनके सामने के जो एंगल है वो भी इक्वल हो जाएंगे। और हमें दिया हुआ है कि जो एंगल B है एंगल A का 2 गुना है। अगर हम इसको थीटा मान ले तो ये एंगल 2 थीटा हो जाएगा और ये दोनों इक्वल हैं तो ये एंगल भी 2 थीटा हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। और अगर इन सभी एंगल को जोड़ें
तो 2 थीटा प्लस 2 थीटा और प्लस में थीटा, तो ये हो जाएगा 5 थीटा और ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो इधर से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो वो हमारी आ जाएगी 5 तिया 15, 3 बचेगा, 5 6 30, तो यह है 36 डिग्री। तो अभी हमें बताना है कि एंगल सी का मान क्या होगा। एंगल सी का मान है 2 थीटा, तो इधर से 2 थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें तो इसका डबल हो जाएगा, तो इनटू में 2 करेंगे तो 36 दूनी 72 डिग्री। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 108 में हमसे पूछा है कि 364 455 का कितने प्रतिशत है। तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए 364 को ऊपर लिखेंगे और अपॉन में इसके हो जाएगा 455 और परसेंटेज निकालना है तो इनटू में 100 कर देते हैं। तो 5 से अगर इसको कट करें तो 5 3 45, 5 एकम 5, 5 से ये 20 पे कट हो जाएगा। अभी 91 इंटू 4 ये होता है 364, तो ये इधर से आ जाएगा 20 चौक 80% और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109 में हमसे पूछा है कि बहुपदों 20x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 तथा 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 का महत्तम समापवर्तक HCF क्या है। तो एक तरीका तो हमारे पास है कि हम इसके फैक्टर करें और फिर हम इसके फैक्टर करें और इन दोनों में जो हमारी मैक्सिमम टर्म आ जाएगी कॉमन वही हमारा HCF हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये है और एक तरीका हमारा इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं कुछ भी, जैसे अगर हम 0 इसमें पुट करें तो ये भी 1 बन जाएगा और ये भी 1 बन जाएगा, तो मतलब HCF निकालने में हमें प्रॉब्लम होगी। अगर हम इसमें 1 रखें तो यहाँ पे अगर 1 रखें तो 20 माइनस 9 और प्लस 1, तो 20 माइनस 9 11 और 1 12, तो यहाँ पे तो 12 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर 1 रखें तो 5 प्लस 1 6 और 6 माइनस 6 यहाँ पे 0 आ जाएगी। अभी 12 और 0 का फिर HCF निकालने में हमें दिक्कत होगी, तो 1 भी नहीं रखेंगे। अभी हम इसमें 2 रख देते हैं तो ये आ जाएगा 20 और इनटू में ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस 9 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 18 और प्लस में 1, तो ये 20 चौक 80, 80 में से हम 18 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 62 और प्लस 1, तो इसको सोल्व करके ये आया है 63। अभी हम इसमें x की वैल्यू 2 रख देते हैं तो 2 दूनी 4 पंजे 20 और माइनस 6 दूनी 12 और प्लस में 1, तो 20 माइनस 12 8 और प्लस में 1, तो ये आएगा 9। अभी हमें 9 और 63 का HCF निकालना है और देखिए हमें पता चल रहा है इन दोनों का HCF जो है वो आएगा 9। अभी हम अपने ऑप्शन में x की वैल्यू 2 रख देते हैं, जिस भी ऑप्शन में वैल्यू जो है 9 आ जाएगी वही हमारा आंसर होगा। तो अगर ऑप्शन नंबर 1 में हम x की वैल्यू 2 रखें तो 2 माइनस 1 इजिकल टू 1 आएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसमें अगर हम 2 रखें x की वैल्यू तो 5 दूनी 10 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 9, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अभी हम ऑप्शन नंबर 3 को और चेक करेंगे तो 4 दूनी 8 और माइनस 1, तो ये 7 आएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। और अगर ऑप्शन नंबर 4 को चेक करें तो 5 दूनी 10 और 1 11, तो ये 11 आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110 में हमें दिया हुआ है कि यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंत्य कोण का मान 175 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या क्या है। तो अभी हमें दिया हुआ है उसका आंतरिक कोण 175 डिग्री और हमें पता है किसी भी समबाहुभुज का आंतरिक प्लस बाह्य कोण होता है 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री माइनस 175 डिग्री, तो हमारा बाह्य कोण आ जाएगा, तो वो हमारा आ जाएगा 180 डिग्री और माइनस 175 डिग्री, तो ये 5 डिग्री आ जाएगा। और हमें पता है किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है वो होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री को हम 5 डिग्री से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी भुजाओं की संख्या आ जाएगी। तो 5 से इसको डिवाइड करें तो ये आएगा 5 सते 35, एक हासिल बचेगा 5 दूनी 10, तो ये 72 जो आया है उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111 में हमें दिया हुआ है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। तो सबसे पहले ये लाइन पढ़ने के बाद हम अपने ऑप्शन चेक करेंगे और ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है किसी भी ऑप्शन में, वो हम चेक करेंगे।
जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होती होगी उस ऑप्शन को हम रखेंगे, जिसमें नहीं होती होगी उसको हम स्टार्टिंग में ही कट कर देंगे। तो इकाई का जो अंक है वो हमारा ये वाला अंक होता है, तो इसमें ये वाला अंक है और इसमें ये वाला अंक और इसमें ये वाला अंक। इसमें हमें दिया हुआ है कि इकाई का अंक दाई के अंक का 2 गुना है, तो दाई का अंक ये वाला है तो ये इसका 2 गुना है, तो ये ठीक बात है। तो 1 का डबल 2 है तो ये भी ठीक बात है। तो 3 का डबल 6 है, ये भी ठीक बात है। 4 का डबल 8 है, तो ये भी ठीक बात है। मतलब इस लाइन से हमें अपने ऑप्शन जो है वो नहीं पता चल पा रहे कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। अभी हम जो नेक्स्ट लाइन है उसको पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में हमें दिया हुआ है यदि संख्या में 27 जोड़ दें तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, वह संख्या है। तो संख्या हम 24 मान लेते हैं, तो इसमें अगर मैं 27 ऐड करूं तो इसके अंक पलट जाने चाहिए और वो संख्या आनी चाहिए 42। इसको अगर हम ऐड करें तो 7 और 4 11, तो ये 1 2 2 4 और 1 5, तो यह है 51। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अभी 12 में 27 अगर ऐड करें तो ये आ जाएगा 39, लेकिन आना कितना चाहिए था 21, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगर हम 36 में 27 ऐड करें तो यह आ जाएगा 7 और 6 13, 3 3 2 5 और 1 6, तो यह है 63 और आना कितना चाहिए था, इसके अंक बदलने के बाद 63 आना चाहिए था। तो यही मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112 हमारा फिर से थ्योरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है यह न केवल संभव है वरन गणित का मनोविज्ञान में प्रयोग आवश्यक भी है, यह कथन किसका है। अगर हम अपनी थ्योरी को पढ़ेंगे तो ये जो लाइन बोली है ये बोली है हर्बर्ट ने, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113 में हमें दिया हुआ है यदि एक छात्रावास में 40 छात्रों के लिए 30 दिन की भोजन सामग्री है तो 60 छात्रों के लिए यह सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। तो यहाँ पे जो 40 छात्र हैं उनके लिए वो सामग्री है 30 दिन के लिए पर्याप्त, लेकिन वो बोल रहा है अगर छात्र 60 हो जाए तो वो सामग्री वो कितने दिन चलेगी। पहले 40 थे अभी 60 हो गए, मतलब छात्र बढ़ गए तो वो ज्यादा खाना खाएंगे, मतलब जो भोजन की सामग्री थी वो कम दिन चलेगी। तो कम दिन निकालने के लिए हम इसको कम से तो मल्टीप्लाई करेंगे और ज्यादा से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 30 से इसको कट करेंगे तो ये 2 पे कट होगा, 2 से इसको कट करेंगे तो ये 20 पे कट होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 दिन। तो 60 छात्रों के लिए वो भोजन की सामग्री 20 दिनों के लिए ही पर्याप्त होगी। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 114 में हमें दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 3/8 से गुणा करने को कहा, परंतु उसने उस संख्या को 3/8 से भाग कर दिया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 55 अधिक था, तो सही उत्तर है। तो इधर हम संख्या जो है उसको x मान लेते हैं। इस संख्या को हमें 3/8 से गुणा करना था, तो इसको 3/8 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 3x/8। लेकिन उस स्टूडेंट ने क्या किया, गलती से इसको 3/8 से डिवाइड कर दिया, x/3/8। अभी इसको सोल्व करेंगे तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगी संख्या 8x/3। अभी वो बोल रहा है कि जो इस प्रकार प्राप्त हमारा उत्तर है ये वाला, ये जो ओरिजिनल संख्या आनी थी उससे 55 अधिक है, मतलब इस संख्या से ये संख्या 55 अधिक है। तो इसमें से हम 8x/3 इस संख्या को माइनस करेंगे तो -3x/8 और ये इक्वल आ जाएगी 55 के। अभी इसको अगर सोल्व करें तो 8 8 64x और -3 3 9x और अपॉन में 24 और इक्वल टू ये आएगा 55। अभी अगर इसको सोल्व करें तो 64 - 9, तो ये हमारा आ जाएगा 55x और इक्वल टू ये 24 इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 55 और इनटू में 24, तो 55 से 55 कट हो जाएगा। तो जो हमारी संख्या है वो हमारी संख्या आ जाएगी 24। और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, तो सही उत्तर क्या है, तो हमसे सही उत्तर पूछा है, हमसे संख्या नहीं पूछी। अगर वो हमसे संख्या पूछते तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाता, लेकिन उसने हमसे पूछा कि सही उत्तर क्या है। और सही उत्तर कैसे निकलेगा, सही उत्तर निकलेगा इसको 3/8 से मल्टीप्लाई करके। अगर हम 24 को 3/8 से अगर मल्टीप्लाई करें
तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा। तो 8 तिया 24 और 3 तिया 9, तो हमारा आंसर जो है वो आया है 9 और ये ऑप्शन नंबर है हमारा 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115 में हमें ये एक बहुपद दिया हुआ है और इसके गुणनखंड हमें बताने हैं। तो एक तरीका तो है हमारे पास कि इसको हम सोल्व करें सबसे पहले, और उसके बाद हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फिर हम फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद फिर हमारा आंसर निकलेगा। एक तरीका तो है ये, और एक डायरेक्ट तरीका जो शॉर्टकट है इसका वो हम ऐसा करेंगे, इसमें x की वैल्यू 0 रख देते हैं। अगर हम इधर x की वैल्यू 0 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 2 और प्लस यहाँ पे अगर 0 रख देंगे तो यह आ जाएगा 5 इंटू 2 और प्लस में 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 और इंटू में 3, तो 4 तिया 12 और प्लस में 5 दूनी 10 और प्लस में 2। अगर अभी इन सब को ऐड करें तो ये हमारा आ जाएगा 12 और 10 22 और 2 24। अभी जो ये ऑप्शन हमें दिए हुए हैं इसमें हम x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं सभी ऑप्शन में, और जिस भी ऑप्शन पे हमारा 24 आ जाएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। जैसे हम ऑप्शन नंबर 1 में 0 रखें तो ये टर्म 0 हो जाएगी और ये भी 0, तो 5 इंटू 2 तो ये 10 आएगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे ही ये 0 x की वैल्यू 0 रखते ही और ये 0, 8 इंटू 3 ये कितना आएगा 24 आ जाएगा, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। एक बार हम अपने ऑप्शन नंबर 3 और 4 को भी चेक करेंगे, और ऑप्शन नंबर 3 में इधर 0 रखते ये 0 और ये 0, तो 8 इंटू 5 ये हो जाएगा 40, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अभी ऑप्शन नंबर 4 में इधर 0 रखेंगे x की वैल्यू तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और ये भी 0, तो 1 इंटू 2 ये 2 आएगा, ये 24 के इक्वल नहीं आया तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और इधर ऑप्शन नंबर 2 में हमारा 24 आ गया था x की वैल्यू 0 रखते ही, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116 में दिया हुआ कि राम तथा श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः 34 वर्ष तथा 14 वर्ष है। तो इधर हम लिख लेते हैं राम और इधर हम लिख लेते हैं श्याम। राम की उम्र है 34 और श्याम की जो उम्र है वो है 14। कितने वर्ष पश्चात राम की आयु श्याम की आयु की दोगुनी हो जाएगी। एक तो तरीका है जो ये ऑप्शन हमें दिए हुए हैं उस उम्र को हम दोनों की उम्र में ऐड करके देख लेंगे, और जिस भी ऑप्शन से राम की उम्र श्याम की उम्र से दोगुनी आ जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम 4 वर्ष ऐड करें दोनों की उम्र में तो ये उम्र आ जाएगी 38 और ये हो जाएगी 18, ये इसका डबल नहीं आया तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। और अगर हम 5 वर्ष ऐड करें तो 34 प्लस 5 39 और 14 प्लस 5 ये हो जाएगा 19। इससे भी राम की उम्र डबल नहीं आई श्याम की उम्र से, तो ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम इसमें 6 ऐड करें अभी तो 34 प्लस 6 40 और 14 प्लस 6 20, यहाँ पे उम्र है 20, यहाँ पे 40, तो ये श्याम की उम्र की डबल होगी। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो था ये, और ऐसे ही अगर हम अपने दूसरे तरीके से देखें तो इसने बताया राम की उम्र श्याम की उम्र की दोगुनी हो जाएगी, तो इसमें 2 अनुपात 1 का अनुपात होगा। अभी हमें इन दोनों में यहाँ पे भी और यहाँ पे भी डिफरेंस को सेम करना है, और डिफरेंस को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले क्या है 1 है, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे 34 और 14 का, तो 20 डिफरेंस है, उसको हम इस अनुपात के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 और 20। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आया है अभी, तो 34 और प्लस में 6, तो इधर 6 का डिफरेंस है, और 14 प्लस 6 20, तो यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आया है वो आया है 6 वर्ष। इस तरीके से भी हमारा आंसर सेम ही आया है। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका क्या है। ये हमें आंकड़े दिए हुए हैं, मतलब संख्याएं दी हुई हैं, इनकी माध्यिका हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम इन आंकड़ों को चढ़ते क्रम में अरेंज कर लेते हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, और इन सभी में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये है 20, तो इधर 20 लिख लेते हैं, कोमा। इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, ये आएगी 22, तो इधर आ जाएगा 22, कोमा।
इससे बड़ी संख्या है 23, तो इधर 23 आ जाएगी, कोमा इससे बड़ी संख्या है ये 25, तो इधर 25 संख्या आ जाएगी, कोमा अभी क्या बच गया, अभी बच गया इधर 34, 31, 26, 35, 28 और 32। अभी इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, ये आ जाएगी 26, तो यहाँ पे 26 लिखेंगे, कोमा इसके बाद संख्या आ जाएगी 28, तो यहाँ पे 28 लिख देते हैं। और इसके बाद कौन सी संख्या आ जाएगी, इनमें से संख्या आ जाएगी 31, तो यहाँ पे लिखते हैं 31, कोमा अभी संख्या बच गई 32, 34 और 35, तो इसको लिख देते हैं 32, कोमा 34 और कोमा 35। अभी हमें इसका एवरेज देखना है, ये एवरेज क्या होगा, तो ये संख्याएं कितनी है, संख्याएं हैं 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10, तो यहाँ से हम 4 संख्याएं इधर छोड़ देते हैं और 4 संख्याएं इधर छोड़ देते हैं। 26 और 28 का जो भी एवरेज होगा वही इसकी माध्यिका भी आ जाएगी और वही हमारा आंसर होगा। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा 26 प्लस 28 अपॉन में 2, तो ये हमारा आएगा 27 के इक्वल, क्योंकि हमारा आंसर आना था 26 से तो ज्यादा और 28 से कम, तो यहाँ पे 28 दिया था तो ये आंसर नहीं होना था। यहाँ पे 25 दिया था, ये 26 से कम था, तो ये भी आंसर नहीं होता। यहाँ पे 26 था तो 26 से हमारा आंसर ज्यादा आना था, तो ये भी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होता। तो हमारा आंसर आया है ऑप्शन नंबर 1 27, तो इसकी माध्यिका हो जाएगी 27। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118 में हमसे पूछा है कि 0.000576 इसका वर्गमूल क्या होगा। इसको हम लिखेंगे 576 और अपॉन में दशमलव हटा देते हैं तो 1 आएगा सबसे पहले। अभी 3 और 3, अभी 6 जीरो लिखनी है, 1 2 3 4 5 और 6, और इसका रूट करेंगे। अभी ये 576 24 का स्क्वायर होता है और अपॉन में ये होता है 1000 का स्क्वायर, तो अपॉन में 1000 आएगा इसके। तो अभी इसमें अगर दशमलव लगाएं तो 3 अंकों के बाद लगेगी दशमलव, तो ये आ जाएगा 0.024 और ये ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119 में हमें दिया हुआ है कि यदि किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई धन 4 वर्ष में 1237.50 रुपए और 6 वर्ष में 1443.75 रुपए हो जाता है तो मूलधन है। तो इधर हम लिखेंगे 6 वर्ष में वो धन कितना होता है, वो हो जाता है 1443 रुपए और 75 पैसे। और ऐसे ही अगर हम 4 साल में देखें तो वो धन कितना हो जाता है, वो हो जाता है 1237 रुपए और 50 पैसे। अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो ये आ जाएगा 5, 7 में से 5 गया 2 और इधर पॉइंट, 13 में से 7 गया 6, 3 में से 3 गया 0 और 4 में से 2 गया 2, और ये इधर डिफरेंस कितना आएगा 6 - 4 2, मतलब 2 साल में हमें इतना ब्याज मिला है 206 रुपए और 25 पैसे। तो अभी हम 4 साल का ब्याज निकालेंगे इधर। तो 4 साल का ब्याज निकालने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 4 साल आ जाएंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 साल का ब्याज आ जाएगा। तो ये आएगा 50 और पॉइंट, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, तो यह है 412.50 और 4 साल में धन होता कितना था 1237.50। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा। तो इधर लिख लेते हैं 1237.50 और इसमें से हम माइनस करेंगे 412.50 को, तो ये इधर माइनस लिख देते हैं। तो 0 0 और पॉइंट, 7 - 2 5, 3 में से गया 2 और 12 में से 4 गया 8, तो ये हमारा आया है 825 रुपए और ये हमारा आया है मूलधन, वही हमें निकालना था। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3, 825 रुपए। तो चलिए बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120 हमारा सिंप्लीफिकेशन से है। तो इसमें हम सबसे पहले इस का को सोल्व करेंगे, जो ये यहाँ पे दिया हुआ है और ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको सोल्व करके क्या आ जाएगा, क्या आएगा 5/3 और इंटू 17 अपॉन में 5 और इंटू 7 अपॉन में 51 माइनस 1/3 और अपॉन में आ जाएगा 2 अपॉन में 9 और इंटू 28 अपॉन में 5 और इंटू 5 अपॉन में 7 और माइनस 2/3।
और हमने इधर मल्टीप्लाई का सिंबल क्यों लगाया, क्योंकि का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई लगाया है। अभी इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 17×3=51, तो 5 से 5 कट होगा, और नीचे अगर इसको कट करें तो ये आ जाएगा 7×4=28, और ये 5 से 5 कट हो जाएगा। अभी इसको अगर सोल्व करके लिखें तो ये आ जाएगा 7/3 9 और -1/3, और इसके अपॉन में आ जाएगा 4 दूनी 8, और अपॉन में 9 और -2/3। यहाँ पे बेस के साथ क्या है 9 है, यहाँ पे भी 9 है, और इधर 3 और 3 है, तो इसको हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/9 -3/9, और अपॉन में ये आएगा 8/9 और -6/9। अभी इसको अगर सोल्व करें तो ये आ जाएगा 7 - 3 4, और अपॉन में 9, और इसके अपॉन में आएगा 8 - 6 2, और अपॉन में 9, तो 9 से ये 9 कट होगा और इस 2 से ये 2 पे कट होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और जल्दी ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की PDF बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।